हेलो फ्रेंड, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, आज है 24 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अपलोड कर देती हूँ मैं, और ये लेक्चर आप सभी को मिल जाता है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाएं। ओके, सो इस लेक्चर में हम डेली डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ल्ड। ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है। ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहता है गाइस। सो अब देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं सेशन, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना है, बड़े जोश के साथ बोलना भी है कि जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको यह बनना है, आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करो। तो जो भी आपने अपना टारगेट या जो भी आपने अपना एम सोच रखा है, गोल सोच रखा है, उसके ऊपर फोकस करो। लोग क्या कहेंगे उसे छोड़ो और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 24 मई है 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी एंड डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सो ये मनाया जाता है 22 मई को। तो ये हम यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा कि 22 मई को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ओके, अब बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो हर साल 22 मई को दुनिया पृथ्वी की विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समझ बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाती है। यह महत्वपूर्ण दिन जो है जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है कि कैसे हमें अपने आसपास के वातावरण और वातावरण में जितने भी जीव रहते हैं उन सभी को कैसे हमें देखभाल करनी है, ताकि हम भी ग्रो कर सके और वो भी खुशहाल से रह सकें और वो भी ग्रो कर सके। और इस साल की जो थीम रखी गई है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम की बात कर ले अगर, तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। सो ये इस साल की थीम रखी गई है। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम भी आप लोगों को याद रखनी होगी, ताकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें वन डे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आपसे। ओके, सो लेट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में सैली सिंह ने गोल्डन ग्रेट प्रिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? Which medal has recently been won by Sally Singh in the Golden Grand Prix 2023? तो इन्होंने गाइस अभी सैली सिंह जो है इन्होंने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में हाल ही में अभी ब्रॉन्ज जीता है, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं कांस्य पदक। तो कांस्य पदक इन्होंने अभी अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैली सिंह किससे संबंधित है? तो ये लंबी ये क्या लगाती है? छलांग लगाती हैं, लंबी छलांग से संबंधित है, और इन्होंने अभी हाल ही में कांस्य पदक अपने नाम किया है। किसमें? तो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में। ओके, सो अब बात करते हैं, भारत की सैली सिंह है जापान के योकोहामा में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है? क्वांटिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट ग्रैंड गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट में महिलाओं की लंबी कूद इवेंट में तीसरे स्थान पर रही हैं। सैली ने 2030 की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पोडियम के तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इन्होंने यह छलांग लगाई थी 6.65 मीटर की। ठीक है, इसीलिए इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, इनकी जो अन्य छलांगे रही थी इसी कंपटीशन में, तो 6.59 थी, वही थी 6.35 एंड 6.36 एंड 6.35। लास्ट इनकी रही थी 6.43। सो सबसे ज्यादा इन्होंने लगाई थी 6.65 मीटर। सो इसी से इनका यहाँ पे तीसरा स्थान फिक्स हो गया और इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है। इनका नाम है सैली सिंह। ओके, इतनी बातों को आप याद रखेंगे। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं सैली सिंह को। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी बीन अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट ऑनर विच कंट्री?
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस फिजी। फिजी के यहाँ के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। सो यहाँ पे बात करते हैं, फिजी के प्रधानमंत्री हैं सत्विनी राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान यानी कि चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। वहीं इससे पहले पापुआना न्यू गिनी ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। सो इतनी सी बात आपको याद रखना है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप की आधारशिला रखी है। सो नेक्स्ट है, recently home minister Amit Shah where that the foundation stone of the National Academy of Coastal Policing camp has been laid. So correct option है guys ऑप्शन बी यानी गुजरात में। तो गुजरात में यहाँ पे अमित शाह जी ने नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप की आधारशिला रख दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूजा हो रही है पर्टिकुलर स्पेस पे। सो केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने हाल ही में गुजरात के द्वारिका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के तीसरी स्थायी परिसर की आधारशिला रख दी है। अकादमी का उद्देश्य यह है कि सालाना यहां से 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक परीक्षण और सुविधा प्रदान किया जाए। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को कि अभी हाल ही में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कहां पर इसकी आधारशिला रखी गई है, तो गुजरात के द्वारिका में। और किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि 5 है, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फेयर एयर ट्रेवल टू पिलग्रिम्स। सो यहाँ पे अब बात करते हैं, तो वो कौन सा ऐसा राज्य बना है जिसने अभी हाल ही में मुफ्त में हवाई यात्रा कराने की बात की गई है तीर्थ यात्रियों के लिए। तो इस इमेज से आप आई होप आप सभी समझ गए होंगे ये सीएम कहाँ के हैं। तो ये सीएम है मध्य प्रदेश के। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने के लिए वह पहला राज्य बन गया है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? रिसेंटली विच कंट्री माउंट एटना वोल्केनो हैज इरप्टेड वंस अगेन? सो करेक्ट ऑप्शन है इटली। इटली का जो ज्वालामुखी है ये बिल्कुल सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटेना। ठीक है, यहाँ पर ही अभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है इस ज्वालामुखी में। तो ये देखिए आप इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं कितना भयानक यहाँ पे विस्फोट हुआ है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। सो यहाँ पे है यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो आपको याद रखना होगा। तो कौन है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट एटेना। ठीक है, माउंट एटेना जो है एक बार फिर से दहक उठा है, उसे लावा राख और गैस का उदागार यानी कंटिन्यू यहाँ से लावा राख गैस की भरमार हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बार बार विस्फोट हुआ है उसमें और हजारों फीट की ऊंचाई तक धूल फैल गई है विस्फोट होने के कारण। इसके चलते फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। माउंट एटेना इटली में है या ये बात आप सभी को याद रखनी है। और ये यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। माना जाता है कि माउंट एटेना जो है 3 लाख साल पुराना है। कितना पुराना है? 3 लाख साल पुराना है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सबसे बड़ा विस्फोट 1699 में हुआ था। तब इससे निकलने वाला लावा द्वीप के सबसे बड़े शहर कैटेनिया तक जा पहुंचा था। कब की बात है? 1669 की बात है। ओके, तब ये कहां तक पहुंच गया था? इसका लावा तो कैटेनिया तक पहुंच गया था। इसके बाद यहाँ बीते सैकड़ों सालों तक कई बार उद्गम हुआ है, लेकिन आखिरी सबसे बड़ा विस्फोट 1992 में देखा गया था। और अभी हाल ही में 2023 में भी हो चुका है यहाँ पे बड़ा विस्फोट। सो आपको याद रखना है एटना माउंटेन जो ज्वालामुखी है वोल्केनो है वो कहाँ का है? तो इटली का है और यूरोप का सबसे ऊंचा है। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 अपने नाम किया है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द इटालियन ओपन 2023? सो करेक्ट ऑप्शन होगा डेनियल मेदवेदेव ने। ओके, तो आप पर्टिकुलर इमेज से समझ ही गए होंगे कि इन्होंने ही अभी इटालियन ओपन 2023 का अपने नाम कर लिया है जिनका नाम है डेनियल मेदवेदेव।
ओके। डेनिल मेदवेदेव ने 2023 के इटालियन ओपन में फाइनल में होल्गर रूनो को 7-5 से हराया है। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं मेदवेदेव। इन्होंने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब और छठा एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीता है। सो अब मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको याद रखना है सिंपल कि इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है, तो डेनिल मेदवेदेव ने जीता। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 8। हाल ही में किस देश में 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो किस देश में। ये 2025 का क्वेश्चन है, तो ये 2025 तक याद रखने वाली बातें आपको तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि अब 2025 तक ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली इन विच कंट्री 2025 विल बी सेलिब्रेटेड एज स्पेशल टूरिज्म ईयर। किस देश में 2025 के विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो वो कौन सा देश है, तो वो है नेपाल। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जो कि प्यारा देश है, शांति प्रिय देश है, हमारे साथ इसके बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा ये इधर उधर भटक जाता है चीन के कहने पर, लेकिन बहुत अच्छा देश है नेपाल। ओके, तो नेपाल देश में अभी हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके बारे में आराम से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति कौन है वहां के, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिएगा। तो रामचंद्र पौडल ने घोषणा की है कि विक्रम संवत कैलेंडर जो है 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामांकित किया जाएगा और इन घोषणाओं को वित्तीय वर्ष 2080 से 81 के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं विश्व मंच पर नेपाल की कला, संस्कृति, भाषा, वहीं साहित्य की प्रमुखता को बढ़ाने में विदेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि नेपाल के सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले विदेशी नागरिकों को समरमाथा विशेष सम्मान नामक एक विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। वहीं यह प्रयास जो है निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी भी की जाएगी। याद रखिएगा, आने वाले टाइम में 2025 में पर्यटन यानी विजिट नेपाल दशक के रूप में मनाया जाएगा आगे, ठीक है, तो इतनी बात को याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9। हाल ही में बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता कर लिया है, तो रिसेंटली बीएसएनएल हैज टाइड अप with which company to set up 4G network in India। बीएसएनएल ने अभी किसके साथ अपना समझौता किया है, टाइड अप किया है, करेक्ट ऑप्शन होगा टीसीएस के साथ इन्होंने समझौता कर लिया है कि भारत में 4G नेटवर्क लगाएंगे यही कंपनी। तो इनके साथ इन्होंने अपना टाइड अप कर लिया है, तो कंपनी का नाम याद रखिएगा टीसीएस। आप बात कर लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड सुधीरमन कप, ओके, सुधीरमन कप खिताब अपने नाम किया है, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द रिकॉर्ड सुधीरमन कप टाइटल। करेक्ट ऑप्शन होगा चीन। जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में देखी गई होंगी, सारे चीनी लोग हैं यहाँ पे, तो इन्होंने ही अपने नाम कर लिया है सुधीरमन कप का खिताब। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे तो 10 के 10 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। विश्व बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप, जिसे BWF यानी कि सुधीरमन कप के नाम से भी जाना जाता है, चीन के सुझाव में 14 से 21 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें मेजबान टीम है का लक्ष्य अपने रिकॉर्ड विस्तार वाले 13वें खिताब को जीता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिताब की रक्षा करना है। तो इस साल जो है चीन में हुआ था, ये है सुधीरमन कप का, यहाँ पे ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है जो कि 14 से 21 मई तक हुआ था। इसमें 13वीं बार जो है ये खिताब अपने नाम कर लिया है चीन ने। अगले 2 संस्करण यानी 1991 और 1993 को दक्षिण कोरिया ने जीता था, लेकिन इसके बाद से चीन ने ही इस टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व कायम करके रखा है।
चीन ने साल 1995 से लेकर 2021 तक आयोजित किए गए 2 संस्करणों को छोड़कर सभी में जीत हासिल की है। वहीं कोरिया ने वर्ष 2023 और 2017 में सुदीरमन कप जीता था। कई सालों में सुदीरमन कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों के बीच ही खेला गया था। चीन जो है 12 खिताबों के साथ इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाला सबसे सफल देश रहा है। तो इस बार भी 13वीं बार जीत चुका है चीन। सुदीरमन कप अपने नाम कर लिया है, तो इतनी बातों को याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या है। 2023 में संस्करण चीन के जुआंग में आयोजित किया गया था। वहीं इसमें दुनिया के 16 सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन टीमों ने हिस्सा लिया है। मेजबान चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। साल 2011 और 17 में 2 बार क्वार्टर फाइनल में भारत पहुंचा है, लेकिन आज तक इस कप को नहीं जीत पाया है, यानी कि सुदीरमन कप को अपने नाम नहीं कर पाया, तो कोई पदक नहीं मिला है भारत को अभी तक। टूर्नामेंट में सबसे हालिया संस्करण जो है 2021 में हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, फिनलैंड के वांता में आयोजित किया गया था। तो इतनी सभी बातों को आप याद रखिएगा। आज यहाँ तक आपका 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये फिनिश होती है। अब बात करेंगे हम लोग अपने फेवरेट सेशन जो कि है डे ऑफ द वर्ड, एंड आप सभी के सामने जो वर्ड है आज का वो है कंसेनियस। कंसेनियस का मतलब होता है सर्वसम्मति या फिर आम राय। तो कंसेनियस का मीनिंग याद रखिएगा, सर्वसम्मति या फिर आम राय। आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, प्लीज आप सभी इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपको डेली सेंटेंस बनाना है, चाहे एक बनाइए चाहे दो बनाइए, ताकि आपको वो वर्ड पर्टिकुलर याद रहे। कंसेनियंस के ऊपर आप सभी को वर्ड सेंटेंस बनाना है, मेक द सेंटेंस बनाइएगा। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाइज यहाँ पे सेशन होता है कंप्लीट, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बाय बाय गाइज। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइज।